तो दोस्तों आज मैं फाइनली एक्सप्लेन करने वाला हूँ एग्जॉर्सिस्ट मूवी सीरीज के आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 5 को, जो कि एक ऑल्टरनेट प्रीक्वल है एग्जॉर्सिस्ट 1 का यानी कि एग्जॉर्सिस्ट 1973 का। इसको बोला जाता है डोमिनियन द प्रीक्वल ऑफ एग्जॉर्सिस्ट। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल श्रेडर ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ट्रस्ट मी ये पार्ट 4 से थोड़ी सी बेटर है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक टाउन को जहां पर आर्मी आई हुई होती है। वहां पर टाउन के ऊपर आर्मी का कब्जा था और टाउन में आर्मी कभी भी कुछ भी कर दिया करती थी। उस टाउन के अंदर फादर मैरिन भी थे और रिसेंटली टाउन के अंदर किसी सोल्जर का मर्डर हो गया था। आर्मी जनरल फादर मैरिन को अपने पास बुलाता है और उनसे बोलता है कि उनको 10 लोगों के नाम बताने होंगे जिनको मार दिया जाएगा। अगर वो नहीं बोलते तो 10 की जगह सारे के सारे टाउन के लोगों को शूट कर मार दिया जाएगा। फादर मैरिन ये बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, किसी को मरने नहीं दे सकते और आर्मी जनरल तभी वहां पर खड़ी हुई एक लेडी को शूट कर देता है और फादर मैरिन प्रे करने लगते हैं, लेकिन उनकी प्रेयर्स गॉड उस दिन नहीं सुनते और जनरल सबको शूट करने का ऑर्डर दे देता है। बट फादर उसको रोककर किसी 2 लोगों का नाम बोल देते हैं और वो 2 लोग वहीं पर मारे जाते हैं और ऐसे करके टोटल 10 लोगों को मार दिया जाता है। खैर अब हम फादर फ्रांसिस्को और मेजर ग्रैनविल को देखते हैं, जो कि फादर मैरिन के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कहां से आए हैं और साथ ही साथ वो ये भी डिस्कस करते हैं कि मैरिन ने अब प्रीस्ट का काम छोड़ दिया है पूरी तरह से। अब मैरिन और ग्रैनविल ऑफिस में बात कर रहे होते हैं जहां पर फादर फ्रांसिस भी थे। सार्जेंट मैरिन को एक काम देते हैं कि एक जगह छानबीन करनी है। ईस्ट अफ्रीका के एक डिस्ट्रिक्ट टरकैना में आर्कियोलॉजिस्ट का काम था कि वहां पर पुरानी सभ्यता की चीजों को निकालना था। मैरिन वहां पर जाने से मना करते हैं बट सार्जेंट उनको फोर्स करता है जिस वजह से उनको वहां पर जाना पड़ता है और साथ में उनके फादर फ्रांसिस भी जाते हैं। अब मैरिन और फादर फ्रांसिस टरकैना जाते हैं जहां पर उनके साथ लोकल गाइड जुमा भी होता है जो उनके टाउन के बारे में बताता चलता है। अब वो लोग टरकैना के एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको एमेक्वी नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उनको वेलकम करता है। एमेक्वी के 2 बेटे होते हैं जिनके नाम होते हैं जेम्स और जोसेफ। मैरिन वहां पर डॉक्टर रेचल से भी मिलता है जो टाउन में खुदाई करने वाले लोगों के लिए मेडिकल हेल्प को प्रोवाइड करवा रही थी। फ्रांसिस यहाँ पर एमेक्वी से ये बोलता है कि उनको यहाँ पर एक मिशनरी स्कूल खोलना है और एमेक्वी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब मैरिन अपना काम शुरू कर देते हैं जहाँ पर उनको खुदाई के दौरान बहुत सी चीजें मिलती हैं, साथ ही कुछ स्केलेटन्स भी थे। मैरिन और फादर फ्रांसिस अब खुदाई कर रहे होते हैं जहाँ पर उनको एक चर्च का अपर पार्ट मिलता है यानी कि डोम। उसको चेक करने पर मैरिन ये बोलते हैं कि इस चर्च का हिस्सा पूरी तरह से सही है और ये पूरी तरह से न्यू है, जो कि इम्पॉसिबल है कि अगर चर्च पुराना होता तो उसका हिस्सा सन और डस्ट से थोड़ा सा खराब हुआ होता और अगर ये नया है तो इसको बनवाने के बाद ही सीधा इसको दबा क्यों दिया गया। खुदाई के दौरान एक आदमी की तबीयत भी बिगड़ जाती है और डॉक्टर रेचल उसको ट्रीटमेंट देती है। सभी लोग चर्च के नीचे खुदाई करने लगते हैं और फादर मैरिन को साइड पर एक आदमी मिलता है जिसके हाथ और पैर कुपोषण का शिकार लग रहे थे। टाउन के लोग उसको कर्स्ड माना करते थे और वो भी सबसे डरता था। उस आदमी का नाम चेचे होता है और वो मैरिन को देखकर चुप हो जाता है। मैरिन उसके लिए पानी रख देता है कि अगर वो प्यासा हो तो वो पानी पी ले। अब शाम को फादर मैरिन अपने पानी वाला कप लेने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लकड़बग्गे आ जाते हैं जो कि उन पर हमला करने ही वाले होते हैं, बट जुमा वहां पर आकर उनको भगा देता है। अब रात के वक्त मैरिन सिगरेट स्मोक करने के लिए बाहर जाते हैं जहां पर बारिश में भीगता हुआ चेचे उनको जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। मैरिन चेचे को लेकर डॉक्टर रेचल के पास में जाता है जहां पर डॉक्टर रेचल उसकी ड्रेसिंग करके दवाई दे देती है। डॉक्टर रेचल और मैरिन अब आपस में बात करने लगते हैं जहां पर रेचल मैरिन से पूछते हैं कि वो अच्छे और बुरे में से किसको मानता है। मैरिन ये बोलते हैं कि वो हमेशा से ही अच्छाई को चुनते आ रहे थे लेकिन हमेशा होता बुरा ही है। रेचल मैरिन से ये बोलती है कि इंसान ही ईविल को जन्म देता है। वो आगे बताती है कि मैरिन एक अच्छा इंसान है और उसको गॉड में फेथ रखना चाहिए और साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि मैरिन अब गॉड में बिलीव नहीं रखता था, जो कि उसके पास्ट के उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से हुआ था। डॉक्टर रेचल उनसे आगे ये पूछती है कि वो चेचे के बारे में क्या सोचते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि चेचे एक अनलकी इंसान है। डॉक्टर रेचल ये बोलती है कि चेचे एक गॉड का आदमी है और जो चीजें मैरिन ढूंढ रहा है और जो सवाल मैरिन के पास में है तो वो सब चेचे के पास उसको मिल जाएंगे। अब रात को मैरिन एक ड्रीम देखता है जहां पर वो एक लेडी को देखता है, साथ में उसको एक लकड़बग्गा और कैप्टन हाउडी दिखाई देते हैं और जिन लोगों ने पहले 4 पार्ट देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि कैप्टन हाउडी कौन है।
और अगर आप लोग समझ गए हो तो अभी यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करो और नीचे कमेंट में जाकर लिखो कि कैप्टन हाउडी कौन है एंड नो चीटिंग प्लीज। खैर अगले दिन मैरन, फादर फ्रांसिस और जूमा चर्च को विजिट करने जाते हैं, जहां पर वो लोग चर्च को देखकर थोड़े से सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि चर्च के अंदर एक मीटिंग प्लेस थी और साथ ही साथ वहां पर बहुत सी मूर्तियां थी जो एक क्रॉस को गार्ड कर रही थी। फादर फ्रांसिस ये बोलते हैं कि ये जगह चर्च की तरह नहीं लग रही है, जिस पर मैरन भी एग्री करता है। अब फादर फ्रांसिस एक ग्रेव जैसी जगह पर जाते हैं जहां पर एक सांप की वजह से उनकी वाटर बॉटल गिर जाती है। वाटर बॉटल के गिरने से पानी की आवाज नीचे से आती है और वो लोग लेबर्स को बुलाकर उस जगह को नीचे चेक करने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर रेचल चेचे का ट्रीटमेंट कर रही थी और वो बोलती है कि वो चेचे को ठीक कर देगी, जिस पर चेचे ये बोलता है कि वो ठीक होना चाहता है। अब फादर फ्रांसिस और मैरन उस ग्रेव को खोलने लगते हैं और उसको खोलते ही चेचे को कुछ होने लगता है। फादर फ्रांसिस, मैरन और जूमा नीचे जाते हैं जहां पर उनको सेटन की मूर्ति मिलती है और मैरन ये बोलता है कि इसलिए चर्च को दबा दिया गया था और चर्च इसी चीज को गार्ड कर रहा था, यानी कि ईविल को कंटेन करने के लिए। फादर मैरन को वहां पर खून के दाग भी दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर कोई सैक्रिफाइस हुआ होगा और ये भी बोलते हैं कि शायद से यहाँ पर और भी कुछ भयानक हुआ हो। अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं और उनको रास्ते में एक जगह मिलती है जहाँ पर जूमा की ट्राइब के और भी लोग थे। फादर फ्रांसिस, मैरन और जूमा ये देखते हैं कि काउज और बुल्स का जो झुंड है हाइनास को खा रहे हैं, यानी कि लकड़बग्गों को खा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा एबनॉर्मल था। जूमा के ट्राइब का लीडर आकर मैरन से ये बोलता है कि उन लोगों को उस चर्च को वापस दबा देना चाहिए क्योंकि उस चर्च के बाहर आने से ईविल चीजें होने लगेंगी जिनकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। मैरन यहाँ पर रेचल को भी चर्च दिखाते हैं और चर्च की हिस्ट्री के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये चर्च सेंट माइकल के लिए बनाया गया था। रेचल पूछती है कि यहाँ पर वॉयलेंस की पेंटिंग्स क्यों हैं, जिस पर मैरन ये बताते हैं कि हेवन में वॉर हुआ था जहाँ पर गॉड के जो एंजल्स थे उन्होंने डीमन से लड़ाई करी थी। वहां आगे हम हेल की पेंटिंग भी देखते हैं जहां पर ल्यूसीफर की भी पेंटिंग थी जो कि बॉल्ड था, यानी कि गंजा था। अगले सीन में फादर फ्रांसिस मैरन के पास में आते हैं और वो मैरन को ये बताते हैं कि उन्होंने कार्डिनल को मिले हुए चर्च के बारे में बता दिया है और कार्डिनल ने वहां पर आर्मी भेज दी है। आर्मी टाउन में आ जाती है और वो लोग हर चीज को अपने अंडर में ले लेते हैं। मैरन फादर फ्रांसिस से गुस्सा होते हैं और फिर वो आर्मी से मिलने जाते हैं। ग्रैनविल मैरन से ये बोलते हैं कि अब ब्रिटिश आर्मी उस जगह की इंचार्ज रहेगी। टाउन के बाकी लोग आर्मी के वहां पर आने से खुश नहीं थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो लोग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने वहां पर आए हैं। इसी बीच टाउन के अंदर एक और डॉक्टर आए थे जो कि डॉक्टर रेचल के बुलाने पर आते हैं एंड वो चेचे को ठीक करने आए थे और वो सुबह उसको ठीक करके वहां से जाने लगते हैं और वो मैरन से अपना ख्याल रखने को बोलते हैं। रात को 2 सोल्जर चर्च के पहरेदारी कर रहे थे एंड उनमें से एक सोल्जर ये बोलता है कि उनको अंदर जाकर देखना चाहिए कि चर्च में आखिर है क्या। वो लोग अंदर चले जाते हैं और टाउन का एक आदमी जोमो उनको अंदर जाता हुआ देख लेता है। वो दोनों अंदर जाकर वहां पर लगे हुए हीरो को चोरी करने का सोचते हैं और वो ऐसा ही करने लगते हैं। दूसरी ओर टाउन की एक लेडी को लेबर पेन होता है और बाकी के लोग उसकी डिलीवरी करवाने जाते हैं। वो लेडी एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे के ऊपर बहुत सारे कीड़े होते हैं। सुबह सुबह ग्रैनविल को सार्जेंट मेजर हैरिस चर्च में ले जाते हैं जहां पर उन दोनों में से एक सोल्जर क्रॉस पर उल्टा लटका हुआ था और दूसरे सोल्जर का सर कटा हुआ था। मैरन और फादर फ्रांसिस ग्रैनविल के पास में जाते हैं जहां पर ग्रैनविल मैरन से पूछता है कि क्या उसको पता है कि ये सब किसने किया है और ये टाउन के ही किसी आदमी का काम है, जिस पर मैरन बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता। मैरन ये बताता है कि वहां पर नीचे हीरे पड़े हुए हैं और शायद से कोई चोरी करने के लिए वहां पर आया होगा जिसमें से किसी ने उन लोगों को मार दिया। फादर फ्रांसिस बोलते हैं कि ये काम किसी भयानक चीज का भी हो सकता है, बट ग्रैनविल उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहां पर जूमा आता है जिसके साथ जोमो भी था और ग्रैनविल जोमो से पूछते हैं कि क्या उसको पता है कि ये किसने किया है। जोमो बोलता है कि उन दोनों सोल्जर्स की आपस में लड़ाई हो गई थी और उन दोनों ने ही एक दूसरे को मारकर खत्म कर दिया। ग्रैनविल जोमो की बात नहीं मानता और वो बोलता है कि वो पता कर लेगा कि इसके पीछे कौन है। अब रात को रेचल और मैरन चेचे के पास में होते हैं जहां पर रेचल ये बताती है कि चेचे बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा है। उसको कई हफ्ते लगने चाहिए थे बट वो कुछ ही दिन में ठीक होने वाला है। अब वहां पर ग्रैनविल अपनी आर्मी के साथ में आ जाता है जो पूरे टाउन के लोगों को इकट्ठा करने लगता है। वहां पर डॉक्टर रेचल, मैरन और फादर फ्रांसिस भी आ जाते हैं और ग्रैनविल उन सब से बोलता है कि जिस किसी ने भी उसके सोल्जर्स को मारा है वो उसको सबक सिखाएगा। अब ग्रैनविल यहाँ पर मैरन, फादर फ्रांसिस और डॉक्टर रेचल को बाहर कर देता है और टाउन के लोगों को मारने के लिए बोलता है। वो जूमा से बोलता है कि ये सब किसने किया, उसका नाम बता दो नहीं तो सबको मरना पड़ेगा, बट जूमा मना कर देता है, किसी ने भी सोल्जर्स को नहीं मारा था। अब
अब यहाँ पर हम चेचे को अचानक से जागते हुए देख पाते हैं और अब ग्रैनविल एक लेडी को शूट कर मार देता है। मैरन ये चीज देखकर ग्रैनविल को पंच कर देता है और अब आर्मी वापस चली जाती है। अगली सुबह फादर फ्रांसिस सो रहे होते हैं, तब उनको कोई डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है। मैरन आकर फ्रांसिस को जगाते हैं। मैरन अब रात के इंसिडेंट से परेशान था और वो बोलता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। फ्रांसिस मैरन को समझाते हैं कि गॉड पर फेथ रखना चाहिए, क्योंकि गॉड चीजों को ठीक कर देते हैं और गॉड ही हमें सही राह दिखाते हैं। मैरन उसकी बातों को नहीं मानता और बोलता है कि उसके पास कोई भी प्योर सोल नहीं है। अब फ्रांसिस स्कूल जाता है, जहाँ पर कुछ न्यू बच्चे आए हुए थे। बच्चे फ्रांसिस को बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे फ्रांसिस के पास पढ़ें, क्योंकि रात को मारी गई लेडी को गॉड नहीं मारा है। फ्रांसिस उनको समझाता है, बट तभी वहां पर जोमो आ जाता है, जो फ्रांसिस पर अटैक करके सब बच्चों को मारने लगता है और वो बोलता है कि यहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी को नहीं बढ़ने देगा। जोमो यहाँ पर एमे कुई के बच्चों को भी मार देता है, जिसका एमे कुई को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसका गॉड पर से फेथ टूट जाता है। अगले सीन में डॉक्टर रेचल फ्रांसिस को ट्रीटमेंट देती है और वो देखती है कि चेचे का हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो फ्रांसिस को चेचे के पास छोड़कर कुछ काम से बाहर चली जाती है। फ्रांसिस चेचे के पास प्रेयर करने लगता है और वो जैसे ही चेचे के माथे पर क्रॉस रखता है तो चेचे जाग जाता है और वो डिमोनिक वॉइस में ये बोलता है कि उसके साथ ऐसा दोबारा मत करना। चेचे की आंखें भी लाल थी और जब फ्रांसिस फिर से उसको देखता है तो चेचे आराम से सो रहा था, बट उसके माथे पर क्रॉस का निशान बन गया था, जहां से धुआं निकल रहा था। फ्रांसिस मैरन को इस बारे में बताता है, बट मैरन को यकीन नहीं होता। वो फ्रांसिस की बात नहीं मानता। फ्रांसिस बोलता है कि चेचे के अंदर कुछ बुरी चीज का साया है, बट मैरन उसको इग्नोर कर देता है। अब रेचल चेचे से बात करती है और पूछती है कि क्या वो फ्रांसिस और मैरन की तरह क्रिश्चियन बनना चाहता है, जिस पर चेचे हाँ कर देता है। दूसरी ओर ग्रैनविल एक जगह पर बैठा होता है, जहाँ पर सार्जेंट हैरिस आता है और ग्रैनविल उसको ये बोलता है कि ये मैसेज उसको मैरन को देना होगा। वो बोलता है कि वो बहुत टाइम से सब कुछ कर रहा है, बट इस बार जो कुछ भी हुआ वो उसने नहीं किया और वो खुद को ही शूट कर लेता है। सार्जेंट अब मैरन को ग्रैनविल की डेथ के बारे में बताता है और बोलता है कि ग्रैनविल को लगता था कि उसने जब उस लेडी को मारा तब वो उसने खुद नहीं किया, बल्कि किसी ने उससे करवाया था। फादर फ्रांसिस और डॉक्टर रेचल चेचे को चर्च के अंदर लेकर जाते हैं, जहां पर वो अब चेचे को चर्च के रिचुअल से प्योर करने वाले थे, बट सडनली चेचे के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और चेचे डिमोनिक वॉइस में बोलता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और वो फादर फ्रांसिस को दूर फेंक देता है। चेचे अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसका हाथ भी अब नॉर्मल हो गया था और वो बॉल्ड हो जाता है। चेचे यहाँ पर पजुजू डीमन की तरह दिखने लगा था। बाहर ट्राइब के लोग सार्जेंट और मैरन से बात करते हैं कि चर्च के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं होगा और अभी जो अंदर है वो सभी लोग मारे जाएंगे और आर्मी और बाकी सबको टाउन से चले जाना चाहिए, उस चर्च को वापस दफन करके। अंदर चेचे फ्रांसिस पर अटैक करता है, बट वो बेहोश हो जाता है। फ्रांसिस ये बोलता है कि चेचे पजेस हो चुका है और उसको कुछ राइट्स पढ़ने होंगे, जिनके नोट्स बाहर हैं। वो रेचल को वहीं पर रुकने का बोलकर बाहर आता है और मैरन से मिलता है। फ्रांसिस मैरन से ये बोलता है कि पजुजू डीमन रियल है और शैतान का साया यही है। उनको उस शैतान को रोकना होगा और वो वहां से चला जाता है अपने नोट्स को लाने के लिए। अब वहां पर एक भूकंप आता है और चर्च के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अब अगले दिन सार्जेंट को उसके सोल्जर्स फ्रांसिस के बारे में बताते हैं, जो एक पेड़ से बंधा हुआ था और उस पर किसी ने एरोस का वार किया था। मैरन फ्रांसिस को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होने लगता है और वो मैरन से ये बोलता है कि मैरन को हेल्प करनी चाहिए, चेचे के अंदर के शैतान को बाहर निकालना चाहिए। फ्रांसिस बेसिकली मैरन से हेल्प मांगता है। अब मैरन चर्च के पास में जाते हैं, जहां पर चर्च के दरवाजे खुल जाते हैं और वो अंदर एंट्री लेते हैं। अंदर वो रेचल को उठाता है और तभी वहां पर डीमन आ जाता है। मैरन रेचल को बाहर भेज देते हैं और डीमन उनको ये बोलता है कि वो गलत है, रेचल भी गलत है और सभी लोग गलत हैं। डीमन का कहना था कि मैरन के अंदर गिल्ट है जिसको डीमन खत्म कर सकता है वो चाहे तो, लेकिन बदले में मैरन को उसका साथ देना होगा। ये सुनकर मैरन वहां से बाहर चला जाता है। अब मैरन फ्रांसिस के पास में बैठकर प्रे करता है और घर जाकर अपनी प्रीस्ट वाली ड्रेस पहनकर वापस चर्च जाने लगता है। वो चर्च के अंदर जाता है और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आर्मी और टाउन के लोग वॉर की तैयारी कर रहे थे। मैरन अब अंदर जाता है, जहां पर डीमन उसको मिलता है और अब मैरन राइट्स को पढ़ने लगते हैं। डीमन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मैरन पर अटैक कर देता है। डीमन अब मैरन को उस समय में लेकर जाता है जहां पर उसकी वजह से लोग मारे गए थे। वहां पर वो इस बार ऑफिसर को लोगों को मारने से रोकता है, बट ऑफिसर एक लेडी को मार देता है और मैरन को भी शूट कर देता है। अब डीमन बोलता है कि मैरन अपने गिल्ड से आजाद है, बट मैरन उसकी बात नहीं मानता।
बेसिकली वो डीमन के साथ में कोऑपरेट करने से मना कर देता है। मैरन अपने राइड्स को चालू रखता है और हम डीमन को परेशान होता हुआ देख पाते हैं। पजुजू मैरन पर कीड़े छोड़ देता है जिससे मैरन का चेहरा झुलस जाता है, बट वो अपने राइड्स को कंटिन्यू रखता है। अब यहाँ पर पजुजू कुछ ऐसा करता है कि रेचल पागलपन में बाहर खुद को ही मारने की कोशिश कर रही थी। टाउन में आर्मी और ट्राइब वॉर होने वाला था, बट फाइनली मैरन पजुजू को हरा देता है और पजुजू चेचे के शरीर को छोड़ देता है। पजुजू अपने आप को अब एक लकड़ बग्गे में भेज देता है। दैट मीन्स कि ईविल कभी भी नहीं खत्म होता। अब चेचे पूरी तरह से ठीक हो गया था, एज उस पर कोई भी बुरा साया नहीं था और वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। टाउन के लोग भी अब ठीक हो गए थे और वो लोग गॉड में बिलीव करने लगते हैं। लास्ट में मैरन फादर फ्रांसिस की ग्रेव पर प्रेयर करते हैं, एज फादर फ्रांसिस ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में उनकी हालत ठीक नहीं हो पाई थी और वो मारे गए थे। अब चेचे हॉस्पिटल में ही जॉब करने लगा था और मैरन डॉक्टर रेचल को किस करके वहां से चले जाते हैं। उनका फेथ भी अब गॉड पर वापस आ चुका था। लेकिन अब जाने से पहले इस ट्राइब का एक ओल्ड मैन उनको वार्न करता है कि पजुजू उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा एंड वो उनको कभी भी मार सकता है। और वो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डोमिनियन प्रीक्वल टू द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की कहानी और ये पार्ट 4 का एक ऑल्टरनेट वर्जन है। तो यहाँ पर सेम चीज के दो पहलू दिखाए गए हैं और अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आपको इन दोनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट बेटर लगा, क्योंकि लोगों के रिव्यूज के हिसाब से इस पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा प्रेज मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जॉर्सिस्ट वीक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपने पहले 4 पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनको भी जाकर देख लेना। मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए